हेलो, मेरा नाम कृष्ण है और चलो महाभारत शुरू करते हैं पढ़ने की। आज हम पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो, सबसे पहली बात यह है कि अगर जहाँ भी एनर्जी की बात है वहाँ मतलब वर्क की बात तो हो रही। अगर कहीं एनर्जी मतलब वर्क है तो मतलब आखिरकार देखो सुनो, यहाँ तीन चीज़ों के बारे में बात होने वाली है। पोटेंशियल एनर्जी, डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे हम मान के चलते हैं कि मान लो हमारे पास ये डाइपोल रखा हुआ है। डाइपोल सिंपल सा क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का एक कॉम्बिनेशन। ये मान लो पॉजिटिव चार्ज है, ये मान लो नेगेटिव चार्ज है। क्या है, पॉजिटिव है नेगेटिव है। अब इस और इन दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, जिसकी वजह से ये आपस में बंधे रहते हैं। क्या रहते हैं, बंधे रहते हैं। तुम्हें लगता है कि कुछ है। पहले तो बता दूँ कि इन दोनों के बीच में कोई फिजिकल कनेक्शन नहीं होता है। जो भी जो कनेक्शन जो देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है क्या, हमें जो देखने को मिलता है वो है एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। नेगेटिव और पॉजिटिव डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन होता है नाना पार्टिकल, नेगेटिव से पॉजिटिव। अब देखो, ये यहाँ हमने रखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। ये मान के चलते हैं ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पॉजिटिव चार्ज, तुम जानते हो कि पॉजिटिव चार्ज इस साइड को जाने की कोशिश करेगा, और नेगेटिव चार्ज आने करेगा इस साइड जाने की कोशिश करेगा। इस पे यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ई है तो ए मान लो क्यू चार्ज है, ए नेगेटिव चार्ज है क्यू, तो इस पे फोर्स लगेगा क्यू ई और इस पे लगेगा क्यू ई। तो जब इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगते हैं अलग अलग, मतलब यहाँ और यहाँ, तो बॉडी रोटेट करने की टेंडेंसी में आ जाती है। बॉडी क्या रोटेट करने की टेंडेंसी में आ जाती है। तो अगर रोटेशन है इसका मतलब वहाँ कुछ ना कुछ तो टॉर्क की कहानी आने वाली है। वो सब हम लोग धीमे धीमे पढ़ेंगे। हमने यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी मान ली है 2a, मतलब डिस्टेंस हम डी भी मान सकते हो, एक्स मान सकते हो, बाई जेड कुछ भी मान सकते हो, हमने 2a मानी है। अब कोई कहेगा आपने a क्यों नहीं मानी, हमने a इसलिए नहीं मानी कि 2a कैलकुलेशन करना आसान होता है। बस सिंपल सी बात ये है कि इसका बहुत जगह तुमने यूज़ देखा होगा, कैलकुलेशन किया होगा, जिसकी वजह से आसान हो जाता है। अब देखो, अगर तुमने वीडियो देखी हो टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर नहीं देखी हो तो एक बार सर्च कर लेना टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड बाय के.पी. सिंह, तो तुम्हें वहाँ से और बेहतरीन तरीके समझ में आ जाएगी। तो जो हम लोग इतना जान चुके हैं, और मैंने उस वीडियो में तुम्हें बताया था, जैसे फिर बता देता हूँ कि इस पे जो टॉर्क लग रहा है, मतलब जो सिस्टम है डाइपोल है उसे टॉर्क लगता है, टॉर्क इक्वल टू होता है पी ई साइन थीटा। जो पी होता है वो होता है 2a/q, मतलब डाइपोल होता है पी ई साइन थीटा। फिर भी घबराओ नहीं, यहाँ पूरा अच्छे तरीके से तुम्हें समझा जाएगा। देखो, इसका कहने का मतलब ये है कि जब डाइपोल ऐसा होगा, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसी है, मतलब 30 डिग्री है, ये ई डायरेक्शन है, ये डाइपोल का डायरेक्शन, ये नेगेटिव है पॉजिटिव है। तो अगर पूछना चाहें कि इस समय इस पे कितना क्या लग रहा है, टॉर्क लग रहा है, इस पे लगेगा टॉर्क लगेगा पी ई साइन 30। तो मेरा सजेशन ये है कि एक बार टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड बाय के.पी. सिंह देख लेना, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हम लोगों ने इतना जान लिया, समझ लिया। और देखो देखो अब इस बात को समझना है, ये इस साइड जाएगा, ये इस साइड जाएगा, मतलब रोटेशन हो जाएगा कुछ ऐसा, क्लॉकवाइज होगा कि नहीं। देखो, यहाँ जो ये टॉर्क मतलब डाइपोल घूम रहा है, किसकी वजह से घूम रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। तो यहाँ जो टॉर्क का मतलब टॉर्क अगर घूम रहा है, टॉर्क घूमना एक काम है, तो यहाँ कौन करा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड करा रहा है। इस साइड घूमना चाह रहा है, अगर हम मतलब इस साइड घूम रहा है, हम क्या चाहते हैं कि हम इस टॉर्क को ऐसा ले जाएं। हम क्या चाहते हैं कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में काम कराना है। देखो, हम क्या चाहते हैं कि ये टॉर्क ऐसे था, ऐसे मूव कराना चाहते हैं। तो जब तुम इस डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश करोगे तो तुम्हें वर्क करना पड़ेगा। क्यों वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस टॉर्क को इस साइड ले जाना चाहती है, और जबकि इस डाइपोल को तुम इस साइड ले जाना चाहते हो, इसलिए तुम्हें वर्क करना पड़ेगा। क्या, इसलिए वर्क करना पड़ेगा। देखो, तो आखिरकार वर्क कितना करना पड़ेगा, हमें मान के चलते हैं कि ए इनिशियल कंडीशन थी, ए एंगल था कितना, थीटा। फिर ए रही क्या, उसको हम यहाँ तक लाना चाहते हैं,
यहाँ तक लाना चाहते हैं। ये एंगल कितना है डी थीटा। तो अगर तुमसे कोई पूछे कि ये पूरा एंगल कितना है, ये हो जाएगा थीटा प्लस डी थीटा। इस तरीके से हम लोग लाना चाहते हैं। तो दिमाग में बहुत सारी बातें क्लियर हुई होंगी। देखो, अगर रोटेशन का हल्का फुल्का थोड़ा सा भी याद हो तो देखो, एक चीज़ बताई थी कि अगर छोटा सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, क्या होगा, छोटा सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा तो छोटा सा ही वर्क होगा। क्या होगा, छोटा सा ही वर्क होगा। देखो वर्क इक्वल टू क्या होता है, टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये कहानी कब की होती है, जब हो रोटेशन का पार्ट। कहाँ का, रोटेशन का हो। वर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये कहाँ की होती है, जब हो रिलेशन, जब मोशन हो ट्रांसलेशन, मतलब लीनियर मोशन हो। तो एक बार मैं कहता हूँ कि एक बार रोटेशन वाली अच्छे से देख लेना, बहुत बातें क्लियर हो जाएंगी। देखो, छोटा सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जिसकी वजह से है छोटा सा वर्क। हमें मान के चलते हैं कि जब यहाँ से यहाँ ले जा रहे हैं, यहाँ से यहाँ ले जा रहे हैं, तो टॉर्क की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट, मतलब टॉर्क की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। तो हम क्या जानते हैं कि डी डब्ल्यू इक्वल टू है टॉर्क डी थीटा। कन्फर्म, इतनी बात तो बेसिक आ जानी चाहिए। हम क्या करेंगे, अब देखो इतना तो नहीं कि छोटा सा मूव करें, हम तो पूरा मतलब देखना चाहते हैं। तो हम निकालना चाहते हैं पूरा थीटा। जब हम एक थीटा 1 से थीटा 2 मूव करें, थीटा 1 से थीटा 2, मतलब ये थीटा 1 ले लो और यहाँ तक कोई जनरल ले जाओगे ऐसे, तो थीटा 2 हो जाएगा। इस तरीके से समझते हैं, थीटा 1 से थीटा 2। अब टॉर्क का तुम्हारे पास एक फॉर्मूला है, क्या है, पी ई साइन थीटा। इसका इंटीग्रेशन करोगे डब्ल्यू हो जाए, वर्क हो जाएगा, टोटल वर्क। टोटल वर्क मतलब कौन सा होगा कि जब तुम यहाँ से यहाँ तक लाओगे, मतलब थीटा 1 से थीटा 2 तक, पी ई साइन थीटा और डी थीटा, थीटा 1 और थीटा 2। देखो बेटा, तुम्हारे दिमाग में जितने डाउट्स आ रहे होंगे ना, वो सब इससे जो पहले वीडियो अपलोडेड हो चुके हैं उनमें सब क्लियर किया होगा। जो अगर पहले चैप्टर से वीडियो देख रहे हो तो बताओ कि उनके सारे डाउट्स क्लियर होते जा रहे हैं कि नहीं। लगभग क्लियर हो ही जाते हैं। अब देखो, इसमें देखो कि इसमें वैल्यू कौन कौन सी कांस्टेंट है। कांस्टेंट वैल्यू का ना इंटीग्रेशन होता है ना ही डिफरेंशिएशन होता है। देखो, पी कांस्टेंट है, ई कांस्टेंट है, क्योंकि ई यूनिफॉर्म है और पी का होता है 2QA। तो जो कांस्टेंट होता है उसको निकाल लो क्या बाहर, तो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा PE। इंटीग्रेशन करना है किसका, साइन थीटा डी थीटा। देखो साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है, वो होता है माइनस कॉस थीटा। इस बात को जो बायो लिए हैं वो समझ लें, और मैथ वाले टेंशन ना लें, क्योंकि तुम्हारा इंटीग्रेशन भरा पड़ा हुआ मैथ में, जिससे बहुत सारे बच्चों को डर लगता है। लेकिन इतना ईजी बना देंगे ना कि तुम खुद कहोगे कि कुछ नहीं इंटीग्रेशन में। क्योंकि मैथ भी कवर, देखो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, तीनों सब्जेक्ट में लोग टेंशन नहीं लेनी, तीनों सब्जेक्ट कवर कर रहा हूँ मैं। फिजिक्स भी कर रहा हूँ, केमिस्ट्री कर रहा हूँ, मैथ भी कर रहा हूँ, सब फ्री है। देखो इसका करोगे तो ये हो जाएगा PE माइनस कॉस थीटा, थीटा 1 और थीटा 2। पहले अपर लिमिट रखते हैं, फिर लोअर लिमिट रखते हैं। PE माइनस कॉस थीटा 1 माइनस और माइनस कॉस थीटा, ये थीटा 2 होगा क्योंकि पहले ये रखेंगे थीटा 2 थीटा 1। तो यहाँ तक तो बेसिक तुम्हारे दिमाग में सेट हो गया होगा। क्या सेट हो गया होगा कि वर्क इक्वल टू है PE माइनस कॉस थीटा 2 प्लस कॉस थीटा 1। सॉल्व करोगे PE कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। यहाँ तक मेरे हिसाब से तो कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। ये रहा जनरल कंडीशन, ये है सबका बाप। जैसे अगर मान लो ये डाइपोल रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड रही ऐसी, अभी एंगल था कितना 30, और अगर तुम क्या करना चाहते हो, इस डाइपोल को इतने पे ले जाना चाहते हो, यहाँ कहाँ ले जाना चाहते हैं, यहाँ, और अब जाके एंगल हो जाता कितना
अब जैसे मान लेते हैं हम एंगल हो जाता है 120, तो वर्क इक्वल टू वर्क मतलब यहाँ से यहाँ तक लाने में, यहाँ से यहाँ तक लाने में वर्क कितना करना पड़ेगा, वो होगा PE cos 30 माइनस cos 120। ये बेसिक बात है। हम एक क्या मान के चलते हैं, हमें मान के चलते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी हैं, तो डाइपोल रखा है ऐसा, स्पेशल केस मान के चल रहे हैं ऐसा, हम मान के चल रहे हैं कि डाइपोल रखा है ऐसा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, ये डाइपोल का डायरेक्शन, एंगल कितना होगा 90, θ1 इक्वल टू क्या हो गया 90। तो तब हमें, और हम कहाँ तक, यहाँ तक ले जाना चाहते हैं, कहाँ तक ले जाना चाहते हैं मतलब कोई θ2 तक। तो वर्क की वैल्यू क्या होगी, वर्क की वैल्यू होगी वर्क इक्वल टू PE cos 90 माइनस cos, यहाँ इसको θ2 की जगह हम जनरल थीटा माने लेते हैं, थीटा, तो हो जाएगा W इक्वल टू PE माइनस cos थीटा माइनस PE cos थीटा। ये रहा वर्क की वैल्यू। अब देखो कोई इसे कहे क्या लिख दो, वेक्टर के फॉर्म में लिखना है, तो वर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, मतलब देखो PE डॉट नेगेटिव, या फिर अगर तुम्हारे पास कहीं लिखा हो PE, ये क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है ना, वेक्टर डॉट प्रोडक्ट है, तो ये हो जाएगा PE cos थीटा। इतना याद रखना, जहाँ डॉट आता है वहाँ cos थीटा आता है, जहाँ क्रॉस आता है वहाँ sin थीटा आ जाता है। इसलिए कभी कभार तुमने पढ़ रखा होगा टॉर्क इक्वल टू होता है P क्रॉस E। P क्रॉस E तुम्हें क्या देखने को मिलता है, वो हो जाता है PE sin थीटा, अगर किसी को टॉर्क वाला याद हो। अब तुम एक चीज़ देख रहे हो कि नहीं, कि सिर्फ क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट करने से क्वांटिटी चेंज हो जा रही है। P क्रॉस E टॉर्क होता है, जबकि P डॉट E क्या होता है, वर्क होता है, मतलब इतनी एनर्जी स्टोर की जाए, मतलब इतना वर्क, जितना तुम्हें वर्क करना होगा, जितना तुम वर्क करोगे वो वर्क किसके फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, वो स्टोर हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी के। तो हो जाएगा कितना हो जाएगा माइनस PE cos थीटा, या फिर इसको भी ऐसे लिख सकते हैं कि जितना तुम वर्क करते हो ना वो किसके फॉर्म में स्टोर हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। जैसे देखो इसको देखो, इसको देखो, जब हम इसको कंप्रेस करने में वर्क कर रहे हैं कि नहीं, अब देखो जब हमने इसको दबा के रखा है तो इसमें क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई है। यही पोटेंशियल एनर्जी मुझे इस साइड धक्का मार रही है, देखो ऐसे दूर करने के लिए, देखो ऐसे दूर करने के लिए, तो यही जो एनर्जी इसके अंदर स्टोर हो गई थी ना, वही मुझे हाथ दूर करा रही है। इस बात को थोड़ा समझो, जैसे स्प्रिंग में हम दबाते हैं तो स्प्रिंग किस वजह से ऊपर उछालती है, क्योंकि उसके अंदर एनर्जी स्टोर हो जाती है। अब देखो, तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा। अब कई बार तुमसे पूछा जाता है कि पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होगा, क्या होगा पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। या फिर तुमसे इस तरीके से पूछ सकते हैं कि जो तुम्हारे पास डाइपोल है, क्या है, उस डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कब होगी, क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कब होगी। और कभी कभार पूछ सकते हैं कि जो डाइपोल उसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कब होगी। दोनों बात है, हम लोग धीमे धीमे सब बात करते हैं। देखो जब हमने इतना पढ़ लिया तो एक चीज़ और जानते हैं, क्या क्या जानते हैं, कि एक चीज़ तुम अगर देख रहे होगे कि मान लो ये डाइपोल है, ये डाइपोल है, ए इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई है, पी एंड ई में थीटा कहाँ से कहाँ वेरी करता है। देखो कहाँ से कहाँ कर सकता है, जीरो से, मतलब जीरो कब होगा, जब दोनों एक दूसरे के पैरेलल हों, 0 से 180, और मतलब P और E दोनों का डायरेक्शन एक साथ, मतलब थीटा की वैल्यू 0 हो गई है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा और डाइपोल हो जाए ऐसा, तब जाके थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 180। तो कई बार इस तरीके से क्वेश्चन तुमसे पूछा जाता है कि बताओ वो कौन सी पोजीशन होगी जब तुम्हारा डाइपोल स्टेबल इक्विलिब्रियम पर होगा। क्या होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम पे। अगर इक्विलिब्रियम से रिलेटेड, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और इन सब से अगर रिलेटेड कोई परेशानी हो, दिक्कत हो, तो एक बार 11th क्लास वाली वीडियो जाके देख लेना, जो भी टॉपिक में डाउट्स हो।
और बाहर डाल देना केपी सिंह। फिर भी हम बहुत कुछ कवर करेंगे। देखो, हमें सबसे पहले निकालना है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम कौन सी पोजीशन होगी। तो सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कि आखिरकार इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं। देखो, स्टेबल इक्विलिब्रियम इस तरीके से समझो कि मान लो कटोरा है, ये कंचा है, हमने कंचा को यहाँ फेंका तो देखना दोबारा यहीं आप आ जाएगा। ये होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब होता है कि अगर उसे डिस्टर्ब करो तो अपने इनिशियल पोजीशन पे आ जाना चाहिए। जैसे हस्बैंड एंड वाइफ, कितनी भी लड़ाई हो वापस आ ही जाते हैं। दूसरा आता है क्या, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब ऐसे मान लो एक कटोरा ऐसा कर दो, इस पे कंचा रखो, अगर तुमने इसे जरा भी डिस्टर्ब किया तो इस कंडीशन पे कभी भी कंचा नहीं आने वाला है। कंचा इस जगह कभी भी नहीं आने वाला। ये होता है क्या, ये होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अभी बड़ा रेस्ट पे था, बड़ा सही था, कोई दिक्कत नहीं थी, नेट फोर्स 0 था, लेकिन जैसे इसे डिस्प्लेस किया ये दोबारा कभी नहीं आएगा। ये है गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड वाला रिलेशन, कि अगर एक बार दूर गई तो बेटा तुम बेवफा ही बन जाओगे, फिर कभी नहीं आएगी वो। देखो, इतना समझ लिया है कि नहीं। अब हम जानते हैं कि स्टेबल इक्विलिब्रियम कब होगा। स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलो या बोलो कि जो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कब होगी। देखो, जो जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उसकी एनर्जी उतनी ही कम होगी, या फिर ये बोल सकते हैं जिसकी एनर्जी जितनी कम है वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल है। तो देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी रखी हैं, ये रही ए, ई है, कन्फर्म। यहाँ तक तो मेरे हिसाब से कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और अगर हम क्या रख दें, डाइपोल रख दें ऐसा, ये रहा डाइपोल। अगर डाइपोल ऐसा रखा है मतलब पी एंड ई में अगर थीटा की वैल्यू 0 होती है तो एक कंडीशन होती है मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी की। क्या होती है, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। क्यों, क्योंकि जैसे मान लो अगर पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है माइनस पी ई कॉस थीटा, मतलब इसकी वैल्यू मान लो हम मान के चलते हैं कि यू की, इसका अगर हमने आंसर निकाला तो इसका आंसर आया क्या, 3 आंसर आ रहे हैं, 2 आंसर, एक आ रहा है -10 जूल, एक आ रहा है 10 जूल। तो इसका मतलब होता है कि इसकी वैल्यू -10 से 10 तक वेरी करती है। ये मान लो मिनिमम है, ये मैक्सिमम है। तो जब थीटा की वैल्यू 0 के बराबर होती है तब डाइपोल की सबसे कम एनर्जी होती है पोटेंशियल एनर्जी। तो इस पोजीशन को बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम। बहुत ध्यान से सुनना, स्टेबल इक्विलिब्रियम कब कहलाता है, जब पी एंड ई में थीटा की वैल्यू कितनी हो जाए, 0 हो जाए। 0 हो जाए, इसे बोलते हैं मिनिमम एनर्जी। दूसरा आता है कि आखिरकार 0 एनर्जी कब होगी। 0 एनर्जी मतलब यू की वैल्यू 0 कब हो जाएगी। यू की वैल्यू 0 मतलब ऐसे रखो कि यू 0 इक्वल टू माइनस पी ई कॉस थीटा। जब थीटा की वैल्यू 90 होती है तो पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है। इस तरीके समझो कि मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी जा रही हैं, ऐसी जा रही हैं ई, और जब डाइपोल ऐसा रखा जाता है परपेंडिकुलरी ऐसा, तब 0 एनर्जी होती है। क्या होती, तब होती इसके पास 0 एनर्जी। तो मुझे उम्मीद है कि हमें तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा। इसको एक तरीके से और समझो, जैसे हम डाइपोल, ये रहा तुम्हारे पास डाइपोल, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। अगर तुम डाइपोल इन्फिनिटी से ऐसे यहाँ रखने, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो यहाँ वर्क डन की वैल्यू 0 होगी। मतलब अगर तुम डाइपोल इन्फिनिटी से लाते हो और परपेंडिकुलरी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो वर्क की वैल्यू 0 होगी। इस बात को भी याद रखना। मुझे पता है समझ में नहीं आया होगा, तो इसे 2-3 बार सुनो, आ जाएगा समझ में। तीसरा क्वेश्चन है कि आखिरकार मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कब होगी। मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कब, मैक्सिमम पोटेंशियल मतलब पॉजिटिव कब होगी। देखो, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी मतलब अनस्टेबल। तो इसी को क्या बोलते हैं कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कौन सी पोजीशन होगी। मतलब डाइपोल को ऐसा क्या रखें
कि जब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम आ जाए। तो मान लो ए इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये ई है। अगर तुम डाइपोल को ऐसा रखते हो, ऐसा, मतलब डाइपोल का डायरेक्शन ऐसा, मतलब ई एंड पी में अगर थीटा की वैल्यू 180 होती है तो उसे, उस पोजीशन को क्या बोलते हैं, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। मतलब थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 180। अगर तुम खुद करके देख लो, यू इक्वल टू क्या, माइनस पी ई कॉस थीटा, माइनस पी ई कॉस 180 माइनस पी ई माइनस 1 इक्वल टू पी ई। ये पॉजिटिव वैल्यू आ गई है। तो इसे थीटा की वैल्यू जब 180 होती है तो उसे बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब है कि अगर ये वाला डाइपोल ऐसा रखा, अगर तुमने ऐसा कर दिया ना, फिर पूरा घूम जाएगा, पूरा घूम जाएगा, फिर दोबारा इस पोजीशन पे कभी नहीं आने वाला अपने से। तो जबकि ये डाइपोल ऐसा रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड और पी में दोनों में एंगल बराबर है, तो ऐसा डिस्प्लेस करोगे दोबारा से घूम घूम के दोबारा यहीं आ जाएगा। ये है स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में आ गया हो किस तरीके से हमें क्वेश्चन करना है, मतलब किस तरीके से कॉन्सेप्ट समझना है। तो देखो हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं, उससे तुम्हारा हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। देखो जैसे हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक डाइपोल है, क्या है हमारे पास, जहाँ पे आ जाए कि डाइपोल है, टू अपोजिट चार्जेस हैं। देखो मतलब Q की वैल्यू है वो है 1 माइक्रोकूलम। जो दो चार्जेस हैं उन दोनों के बीच की दूरी है, जिसे हम D बोलते हैं, वो है 2 सेंटीमीटर। क्या है, 2 सेंटीमीटर है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो कितनी है, 10⁵ न्यूटन पर कूलम। क्या है, 10⁵ न्यूटन पर कूलम। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना, सबसे पहले निकालना है T मैक्सिमम, मैक्सिमम टॉर्क अप्लाइड ऑन डाइपोल बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैंने बता रखा है कि टॉर्क इक्वल टू होता है पी ई साइन थीटा। मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, देखो सबसे पहले तुम्हारे दिमाग लगाना आखिरकार इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब हो सकती है। थीटा की वैल्यू है, थीटा की साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है, सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में ये सेट हो जाना चाहिए। साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है 1, और ये 1 कब आता है, जब थीटा की वैल्यू हो 90। तो क्या हो, जब ई एंड पी में थीटा की वैल्यू 90 हो तब मैक्सिमम टॉर्क अप्लाइड होता है किस पे, किसी डाइपोल पे। तो देखो P की वैल्यू सबसे पहले P निकालो, P इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। तो सबसे पहले Q रखेंगे, देखो तो चार्ज कितना है 1 माइक्रोकूलम, डिस्टेंस कितनी है 0.02 मीटर, इसे मीटर में कन्वर्ट करोगे 0.02 मीटर हो जाएगी, क्योंकि कोशिश करा करो कि हर चीज़ ऐसा यूनिट में ही कन्वर्ट कर लो। साइन थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी। जब तुम इसको सॉल्व करके लाओगे, क्या करोगे, जब तुम इसको सॉल्व करोगे तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा कितना, कितना हो जाएगा, हाँ देखो, और ई की वैल्यू तुम लिखना 10⁵। तो सॉल्व करो आंसर पाओ। जो तुम्हें इसका आंसर देखने को मिलेगा वो मिलेगा 0.02 इंटू 10⁻⁻1, मतलब 0.002, या फिर लिख सकते हैं 2 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर। ये रही बात, बहुत आसान है। अब इसमें एक क्वेश्चन इस तरीके से है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही थी ऐसी और डाइपोल रखा था ऐसा, मतलब डायरेक्शन P एंड E में इनिशियली मतलब θ1 की वैल्यू थी 0। कितनी थीटा। तुम ये मान लो ये डाइपोल ऐसा रखा हुआ है और तुम क्या चाहते हो, इसको पूरा पलट के ऐसा करना चाहते हो। क्या करना चाहते हो, ऐसा, मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम से अनस्टेबल इक्विलिब्रियम लाना चाहते हो। तो तुम्हें वर्क कितना करना पड़ेगा, कितना वर्क करना पड़ेगा। हमने कहा था सबका बापू कौन है, W इक्वल टू पी ई कॉस θ1 माइनस कॉस θ2, ये सबका बापू है, सबका बापू है। पी ई की वैल्यू रखो, पी ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो तो आसान हो जाएगी। देखो पी यहाँ से रखो 2 इंटू 10⁻³ कॉस θ1 की वैल्यू कॉस 0 माइनस कॉस 180
2 × 10⁻³ 1 माइनस माइनस 1 सॉल्व करोगे तुम आंसर पाओगे। इस आंसर का तुम देखोगे तो होगा 4 × 10⁻³ जूल। इसका पता मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब तुम डाइपोल ऐसे से ऐसे ले जाओगे ना तो तुम्हें इतना वर्क करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इतना वर्क करना पड़ेगा। और हम कहेंगे मान लो ये, तो हम कहेंगे कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई है, इतनी ही पोटेंशियल एनर्जी इसमें स्टोर हो गई है। मुझे पता है कि एनर्जी से रिलेटेड बहुत सारे डाउट्स रहते हैं, तो उससे रिलेटेड जितने 11th क्लास के लेक्चर हैं वो एक बार कवर कर लो, बहुत मज़ा आने लगेगा। तो अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हो और पढ़ते पढ़ते अगर अच्छा लगा, कुछ समझ में आया, कुछ मज़ा आया है, तो कम से कम 3 फ्रेंड के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। अगर मेरी हेल्प करना चाहते हो कम से कम 3 फ्रेंड के साथ ये वीडियो ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक बाय बाय।